नमस्कार विद्यार्थियों, आपने कल वाली क्लास ली होगी और आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा भी होगा। तो अपन पढ़ रहे थे साझेदारी का परिचय अपन पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, 1932, जो कि 1 अक्टूबर को लागू हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया था कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, एकल व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए। और मैंने भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में जो परिभाषा दे रही है साझेदारी की, वो भी बताई थी। आज अपन उससे आगे पढ़ते हैं। साझेदारी की विशेषताएं, कल अपन ने एक विशेषता पढ़ ली थी, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को होना। और आज अपन उससे आगे की विशेषताएं पढ़ते हैं कि साझेदारी की और कौन कौन सी बातें होती है। उन विशेषताओं को जो फर्म पूरा करती है वही फर्म है साझेदारी फर्म कहलाएगी। जो फर्म इन विशेषताओं को पूरा नहीं करेगी वो फर्म साझेदारी नहीं कहलाएगी। और पढ़ते हैं साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना, एग्रीमेंट। देखो, समझौते का मतलब होता है कि आपस में समान बातों पर सहमत होना, यानी कि एक ही बात पर दोनों पक्षों की ओर से जितने भी पक्ष हैं उन सब का आपस में सहमत होना, ये क्या कहलाता है? समझौता कहलाता है। साझेदारी का जन्म समझौते द्वारा होता है, अतः साझेदारी के मध्य समझौता होना आवश्यक है। यदि पार्टनर है उनके अंदर समझौता नहीं हो रखा है, एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। अब देखो, समझौता क्या हो सकता है? लिखित हो सकता है। समझौता 3 प्रकार से हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है और गर्भित हो सकता है। ये समझौता 3 प्रकार से होता है। देखो, लिखित क्या होता है? किसी अपन ने प्रपत्र यानी कि कागज पर अपने लिख लिया कि आपस में बातें लिख ली। आपने 4 बातें लिख ली, जैसे मैंने आपको रुपए दिए 10,000, तो मैंने लिख दिया कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, आप इतनी तारीख को लौटाओगे। आपने भी उस पर सहमति जताई, आपके हस्ताक्षर कर दिए। ये हो गया लिखित समझौता, जिसको लिखित दिया जाता है। बात करते हैं मौखिक की। मौखिक समझौता होता है जिसमें किसी कागज पर लिखा नहीं जाता है, बल्कि आपसी सहमति सीधी मौखिक रूप से ही, जैसे आपने कभी मौखिक परीक्षाएं दी होगी छोटी कक्षाओं में, तो उस प्रकार से जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको 5,000 दूंगा, आप 1 महीने बाद लौटा देना, तो ये समझौता हो गया। ठीक है, लौटा देंगे, आपसी विश्वास है, ये समझौता है मौखिक समझौता। और बात करते हैं गर्भित समझौता। गर्भित का मतलब होता है आचरण या व्यवहार द्वारा। ऐसा समझौता जो आचरण व व्यवहार द्वारा होता है। जैसे आप कई बार बस में चढ़ते हो, तो जब दूर से बस आती है उसको रोकने के लिए आप हाथ से इशारा करते हैं, उसको जोर से आवाज़ थोड़ी देते हैं, उसको हाथ से रोकने के इशारा करते हैं और बस रोक देता है। ये आपस में क्या है? गर्भित समझौता है, जो आचरण और व्यवहार के द्वारा प्रकट हुआ समझौता। ये समझौता गर्भित समझौता हुआ है कि आपने इशारा किया, इसका मतलब वो सोच रहा है कि रोकने के लिए किया है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो ये समझौता गर्भित समझौता। तो 3 प्रकार से समझौता होता है, लिखित, मौखिक और गर्भित समझौता हो सकता है साझेदारी में। अब बात करते हैं ये समझौता, उचित समझौता कौन सा रहता है? देखो, समझौता सबसे उचित समझौता रहता है लिखित समझौता उचित रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, लेकिन अगर आपस में कभी साझेदारों में विवाद हो गया तो प्रमाण के लिए लिखित समझौता बहुत जरूरी है। तो लड़ाई झगड़े से बचने के लिए समझौता कैसा उचित रहता है? लिखित समझौता उचित रहता है। अब आगे पढ़ते हैं। समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, लेकिन आगामी समय में किसी भी विवाद से बचने के लिए, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए लिखित समझौता उचित रहता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, मैंने आपको पहले बताया था कल, भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है 1872 है, जो 1 सितंबर को लागू हुआ था। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 के अनुसार साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। यानी कि साझेदारी अपने आप नहीं बनती है, साझेदारी का जन्म तो समझौते द्वारा ही होता है। बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता है। केवल 2 पक्षकारों द्वारा मिलकर कारोबार करने मात्र से वो साझेदार नहीं बन जाते हैं। इसी प्रकार साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव से तथा उत्तराधिकार से भी नहीं होता है, ये तो केवल ठहराव से ही उत्पन्न होता है। अनुबंध अधिनियम 1872 है, वो कहती है, उसकी धारा 5 क्या कहती है कि साझेदारी का जन्म केवल और केवल किससे होता है? अनुबंध से, आपसी समझौते से। अगर आपस में समझौता है तो ये साझेदारी मानी जाएगी। ऐसे 2 व्यक्ति मिलकर के साथ में बोला
काम करते हैं, धंधा करते हैं, तो वो समझौता या साझेदारी समझौता नहीं हुआ है तो साझेदारी नहीं कहलाएगी आपके। आगे देखो 3 विशेषता, लाभों का विभाजन। मैंने आपको बताया कि साझेदार होते हैं, उनका समान उद्देश्य के लिए, समान हितों के लिए कार्य करते हैं। अब सीधी सी बात है, जब 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलकर के कार्य करेंगे, जो पार्टनर्स है, तो किसी व्यवसायिक संस्था में काम करेंगे और उस व्यवसायिक संस्था में या तो लाभ होगा या हानि होगा। तो पार्टनरशिप का यही होता है कि लाभों को क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। किस हिसाब में बांटेंगे, वो अपना जो अनुपात तय करेंगे, जो अनुपात तय करेंगे उस अनुपात में बांटेंगे। तो साझेदारी में लाभों का विभाजन होना जरूरी है, लेकिन हानियों का नहीं। अब आप सोचोगे कि लाभ बंटते हैं तो हानियां भी बंटनी चाहिए। मान लो 3 पार्टनर है और उस व्यवसाय में 15,000 की हानि है, तो आपका कहने का मतलब है कि 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक साझेदार को हानि भी मिलनी चाहिए। अगर 15,000 का लाभ हुआ है तो जब तीनों को 5-5 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा है तो हानि के समय भी ऐसा ही होना चाहिए। तो केवल इसने लाभों का विभाजन ही क्यों लिखा? तो विद्यार्थियों, हानियों का भी बंटवारा होता है, लेकिन साझेदारी में प्राथमिकता ये है कि साझेदारी में जो कई बार सदस्य होते हैं, आवश्यक भी सदस्य होते हैं, जिनकी उम्र क्या है, 18 वर्ष से क्या होती है, कम होती है। वो भी अगर किसी संस्था में पार्टनर है, यानी साझेदार है, उस संस्था का साझेदार सदस्य है, तो होता यह है कि आवश्यक को हानियों में हिस्सा नहीं दिया जाता, यानी आवश्यक हानि नहीं लेता। आवश्यक तो केवल और केवल क्या हासिल करता है, लाभ हासिल करता है। कौन? जो आवश्यक है, 18 वर्ष है, जिसकी उम्र क्या है, कम है। तो इस कारण साझेदारी में केवल लाभों का विभाजन किया जाता है, हानियों का विभाजन होता है, लेकिन आवश्यक हानि में हिस्सा नहीं लेता। यानी कि अगर 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर वयस्क है तो लाभ होगा तो भी तीनों का हिस्सा होगा और हानि होगा तो भी तीनों का हिस्सा होगा। लेकिन 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर वयस्क है और 1 पार्टनर अवयस्क है, तो लाभ होने पर तो तीनों पार्टनर लेंगे, हानि होने पर केवल वयस्क पार्टनर ही हानि में हिस्सा वहन करेंगे। आवश्यक साझेदार है वो हिस्सा नहीं लेगा। साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना व उसे साझेदारों के मध्य बांटना है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, अर्थात परोपकार करना हो, जैसे धार्मिक संस्थाएं हो, आपने कई बार धर्मशालाएं सुने होगी, चैरिटेबल ट्रस्ट सुने होंगे, कानूनी रूप से साझेदारी नहीं हो सकती, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। अगर कोई मिलकर के आपस में मिलकर के धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं, 4 जनों ने मिलकर के सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए, सेवा करना नहीं होता। साझेदार का लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, परंतु हानि में हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। क्यों? जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे आवश्यक साझेदार का केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं। विपरीत अनुमति के अभाव में हानियों को भी लाभों के अनुपात में बांटा जाता है, और हानियों को भी क्या किया जाता है, जो उनका रेशियो, उस रेशियो में अगर लाभ होते हैं लाभ बांटा जाएगा, हानि होगी तो हानि को भी बांटा जाएगा, लेकिन आवश्यक साझेदार हानि में हिस्सा नहीं लेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विशेषता नंबर 4 देखते हैं, व्यवसाय का होना। अब देखो, व्यवसाय का होना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी है। और बिजनेस होता क्या है? अगर आप धार्मिक कार्य के लिए कोई संगठन स्थापित कर रहे हैं तो वो व्यवसाय नहीं है। आप साथ में मिलकर के कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे आपने 2 व्यक्तियों ने मिलकर के कोई ट्रैक्टर खरीदा या कोई प्लॉट खरीदा, तो ये व्यवसाय नहीं है। आप 2 व्यक्तियों ने मिलकर अगर ट्रैक्टर खरीदा तो आप इस ट्रैक्टर के क्या कहलाएंगे, दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे। यानी आपका संयुक्त रूप से क्या है, स्वामित्व है ट्रैक्टर पर दोनों का। 3 ने मिलकर खरीदा तो तीनों का, प्लॉट खरीदा तो ये नहीं, आप क्या है, मालिक है, संयुक्त रूप से, साझेदार नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, 3 जने मिलकर के ट्रैक्टर खरीदते हैं और ट्रैक्टर को आगे सेल करते हैं, खरीदते हैं और सेल करते हैं, तब आपका ये व्यवसाय क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा। यानी कि आप प्लॉट खरीदते हो 3 जने मिलके, तो ये संयुक्त स्वामित्व है, क्योंकि आपने प्लॉट खरीदा है, आप प्लॉट रहने के लिए खरीदे। लेकिन आप प्रॉपर्टी
ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, प्लॉट आगे खरीदते हैं और आगे सेल करते हैं, खरीदते हैं, मिल करके खरीदते हैं और आगे सेल कर देते हैं, तब ये आपके क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा। यानी कि आपके क्या होना चाहिए, उसमें विक्रय होना जरूरी है। और संस्था का उद्देश्य क्या है, वैश्विक संस्था होनी जरूरी है, धार्मिक संस्था ये नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन देखते हैं, साझेदारी गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना होना चाहिए। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्यवसाय है वो कानूनी रूप से क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। जैसे आपने दो जनों ने मिलकर परचून की दुकान की, मणिहारे की दुकान की, या किसी अन्य प्रकार की कोई संस्था खोली तो वैध है। लेकिन आपने अवैध व्यवसाय स्थापित किया कि अपन 3 जने मिलकर के किसी का मर्डर करेंगे, ये आपका क्या है, अवैध है। आपने व्यक्तियों की तस्करी का कार्य शुरू कर दिया, तो ये क्या है, अवैध है। तो वो आपका व्यवसाय नहीं माना जाएगा। व्यवसाय शब्द में प्रत्येक व्यापार, धंधा व पैसा शामिल है। यदि किसी भी संस्था का गठन धार्मिक या सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है, तब उसे साझेदारी नहीं माना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक द्वारा किया जा सकता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले, यानी सब एक के लिए और एक सब के लिए। यानी कि व्यवसाय का संचालन जो बिजनेस है, मान लो कि आप 3 व्यक्तियों मिलकर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, या तो ये आपने एक फर्म खोली, इन तीनों ने मिलकर के एक मान लो मेडिकल फर्म खोली, ठीक है, मेडिकल फर्म खोली। अब इन तीनों ने पार्टनरशिप में मेडिकल फर्म खोली। अब ये हो सकता है कि ये ए व्यक्ति है, ये मेडिकल फर्म को संचालन कर रहा है, और बी और सी दोनों आपस में अपना अलग काम कर रहे हैं। मान लो बी खेती का काम कर रहा है और सी मान लो कहीं पर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, और ए इसका संचालन कर रहा है। यानी कि सभी की ओर से, इन तीनों की ओर से संचालन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी एक अकेला व्यक्ति सभी की ओर से, या फिर ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, साझेदारी है। कानूनी रूप से व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं, परंतु व्यवसाय का संचालन उन सभी की सहमति से कोई भी साझेदार कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी है और स्वामी भी है। नहीं, प्रत्येक साझेदार फर्म का क्या है, मालिक भी है और अभिकर्ता भी है। इसीलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, और स्वामी है इसलिए क्योंकि वह अन्य साझेदारों के कार्यों से क्या होता है, बाध्य होता है। यानी कि जो ए काम करेगा उससे सहमत बी और सी भी होंगे, और अगर जो काम बी और सी करेंगे उससे ए भी सहमत होगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो साझेदारी में होता है, जो साझेदार होता है फर्म का क्या है, स्वामी भी है और उसका एजेंट भी है। बात करते हैं अधिनियम। आपको पता है कि साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लगता है। तो साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित है, जो कब लागू हुआ था, 1 अक्टूबर 1932 को। असीमित दायित्व। अब देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। साझेदारी में जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। दायित्व का मतलब होता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, यानी आपके ऊपर भार कितना है, आपको अगर कितने रुपए चुकाने हैं। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मान लो आपकी साझेदारी फर्म है, ये 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, ये मेडिकल फर्म है, और इस फर्म में 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो इन तीनों का दायित्व है कि ये 15,000 रुपए की जो हानि हुई है उसको वहन करें, जो लेनदार हैं उनको भुगतान करें, जो भी संस्था के ऊपर बकाया है, जो संस्था को चुकाना है, मेडिकल फर्म को, साझेदारी व्यवसाय को, वो तीनों चाहे तो संयुक्त रूप से चुकाए और पृथक रूप से भी दायित्व होता है। यानी व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से तीनों उत्तरदायी हैं। संयुक्त रूप से तीनों 15,000 चुका दें, एक कैसे भी करके चुकाएं। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी की बात यह है कि ये मतलब है कि अगर संस्था मेडिकल फर्म है और 15,000 का नुकसान हो गया, मेडिकल फर्म की सारा सामान बेच दिया, फिर भी 15,000 रुपये नहीं चुकाए गए, 10,000 चुकाए गए, 5,000 रुपये अभी भी बकाया है संस्था के ऊपर, तो क्या करें, अपने अपने घर जाएं
और अपनी व्यक्तिगत निजी संपत्तियां, जो निजी व्यक्तिगत घर की संपत्तियां हैं, उनको सेल करके बेच करके भी ये फर्म के ऊपर जो 5,000 रुपये इनको चुकाए, तो ये असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड। पृथक अस्तित्व नहीं, पृथक अस्तित्व नहीं होता। देखो, पृथक अस्तित्व की मतलब की बात है कि साझेदारी फर्म का और साझेदारों का अलग अलग अस्तित्व नहीं होता। यानी कि साझेदार हैं तो ही साझेदारी फर्म है, और साझेदारी फर्म कब है? जब तक साझेदार है। यानी कि ऐसा नहीं है कि साझेदार मर जाएंगे और फर्म चलती रहेगी, ऐसा नहीं, अलग अस्तित्व नहीं होगा। यानी कि साझेदारी फर्म का अस्तित्व साझेदारों पर टिका हुआ है। जब तक पार्टनर है तब तक पार्टनरशिप फर्म है, जिस दिन पार्टनर नहीं उस दिन पार्टनरशिप फर्म नहीं। लेकिन कुछ व्यावसायिक संगठन होते हैं जिनका पृथक अस्तित्व होता है, जैसे कंपनी, अपन आगे पढ़ेंगे। कंपनी क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है क्योंकि कंपनी का जो निर्माण है वो कानून के द्वारा होता है, जबकि साझेदारी का निर्माण कानून के द्वारा नहीं, समझौते के द्वारा, अनुबंध के द्वारा होता है। तो इसका पृथक अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व अलग न होने से आशय ये कि फर्म से सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त हुए व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। यानी कि फर्म की हानि साझेदारों की हानि, फर्म का लाभ साझेदारों का लाभ। अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म पर केस करता है तो पार्टनर पर ही मुकदमा है, केस है, तो पृथक अस्तित्व नहीं होता है। तो ये थी साझेदारी की विशेषताएं। ये साझेदारी विशेषताएं आपको समझ में आई होगी, तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। साझेदारी विशेषताएं आपको याद करनी है, अच्छे से याद करनी है कि साझेदारी अधिनियम 1932 है जो 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। साझेदारी में कम से कम जो सदस्य होती हैं 2 होते हैं, अधिकतम सदस्यों की हो सकती है 50। साझेदारी का असीमित दायित्व होता है, पृथक अस्तित्व नहीं होता, इस पर अधिनियम 1932 लागू होता है, व्यवसाय का होना जरूरी है। ये सारी बातें, जितनी भी साझेदारी विशेषताएं आपको याद करनी है। अब आगे अपन पढ़ते हैं साझेदारी के प्रकार। देखो, वैसे तो सामान्यतः सभी साझेदारी जितनी भी पार्टनरशिप होती है वो सब एक ही टाइप की होती है, लेकिन अपन इनको अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांट देते हैं। जैसे बात करें दायित्व के अनुसार, दायित्व के अनुसार साझेदारी 2 प्रकार की होती है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। देखो, सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, जिस साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित है और सीमित दायित्व वाली साझेदारी है, और जिस साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित है वो असीमित दायित्व वाली साझेदारी है। नंबर 2 बात है समय के अनुसार साझेदारी, समय अनुसार साझेदारी, निश्चितकालीन और अनिश्चित। जिस साझेदारी का समय निश्चित है, निश्चित समय के लिए स्थापित की गई है, ऐसी साझेदारी निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। और ऐसी साझेदारी जो अनिश्चित समय के लिए स्थापित की गई है अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। जैसे मान लो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो निश्चित समय के लिए, जैसे आपने कहा कि अपन 2 महीने छुट्टियों के अंदर व्यवसाय चलाएंगे, परचून की दुकान करेंगे 2 महीने के लिए। अब 2 महीने के लिए आपने दुकान की, निश्चित है, निश्चित ही बात है, 2 महीने बाद आपके विद्यालय खुलते हैं तो आप वापस विद्यालय आओगे, तो 2 महीने बाद आने आपका समय क्या है? निश्चित है। कितना महीना? 2 महीने। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो गया तो अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे, नहीं, 2 महीने। तो ये निश्चितकालीन साझेदारी है। अनिश्चितकालीन साझेदारी जिसमें समय क्या हो? निश्चित नहीं हो, जब तक लाभ होता रहेगा व्यवसायिक संस्था चलती रहेगी, जब तक साझेदारी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता तब तक साझेदारी चलती रहेगी, तो ऐसी साझेदारी अनिश्चितकालीन कहलाती है। जैसे आपने कहा कि अपन व्यवसाय स्थापित करते हैं, परचून की दुकान करते हैं और जब तक अपने चलेगी तब तक चलाते रहेंगे, तो ऐसी साझेदारी अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाएगी। उद्देश्य अनुसार साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। देखो, ऐसी साझेदारी जो अपनी इच्छा के अनुसार प्रारंभ की जाती है और जब इच्छा हो तब क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। ऐसी साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। जैसे आपने कहा कि अपन 2 महीने, जैसे आपने कहा कि अपन व्यवसाय स्थापित करते हैं परचून की दुकान,
आपने स्थापित कर ली, 3-4 दिन बाद गया दुकान चल नहीं रही, अपना सेट नहीं बैठ रहा है, आपने बंद कर दी, तो ऐसी साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। बात करें विशेष साझेदारी, ऐसी साझेदारी जो विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है। विशेष उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के पूर्ण होते ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है अपने आप। जैसे कि सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, लाइन जैसे पटरियाँ होती है वो बिछाना, तो ये सब क्या है, विशेष उद्देश्य होते हैं। जैसे कि आपने कोई ठेकेदार है, 3-4 ठेकेदारों ने मिलकर ठेका लिया कि सड़क निर्माण करना है कातर से जस्सा शहर तक। तो जैसे ही सड़क का निर्माण कातर से जस्सा शहर तक कंप्लीट, तो साझेदारी का उद्देश्य क्या था, सड़क निर्माण, विशेष उद्देश्य कंप्लीट, साझेदारी भी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। पुल का निर्माण करना हो, पटरियाँ बिछाना हो, तो जो विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित साझेदारी की जाती है वो साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। और ऐसी साझेदारी उद्देश्य के समाप्त होते ही खुद भी समाप्त हो जाती है। अगर या फिर जैसे मान लो आपने कहा कि अपन 2 महीने के लिए अपन साझेदारी स्थापित करते हैं, जिसमें अपन का टारगेट, अब देखो समय निश्चित नहीं है, और अपन ये कहते हैं कि अपन को 1000 रुपये इकट्ठे करने किताबों के लिए दुकान चलाते हैं, जब 1000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन धंधा बंद कर देंगे। तो यानी आपका विशेष उद्देश्य क्या है, 1000 रुपये की पूर्ति करना। तो ऐसी साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। बात करें वैधता के अनुसार, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। देखो वैध साझेदारी सीधी सी बात है, लीगल है, जो कानून के द्वारा क्या है, मान्य है, यानी कानूनी रूप से स्थापित हो, जिसका उद्देश्य क्या हो, वैध हो, जो लोक नीति के विरुद्ध नहीं हो, जिसमें शत्रु देश का नागरिक नहीं हो, जिसमें न्यूनतम सदस्य 2, अधिकतम सदस्य 50 हो, ऐसी साझेदारी कौन सी साझेदारी कहलाएगी, वैध साझेदारी कहलाएगी। और बात करें अवैध साझेदारी, तो ऐसी साझेदारी जो जिसका उद्देश्य क्या हो, अवैध हो, जैसे आपने तस्करी के लिए कोई साझेदारी स्थापित की, या बिना लाइसेंस के आपने कहा पर साथ में मिलकर शराब बेचने का कारोबार करते हैं, तो ये साझेदारी कैसी है, अवैध, जिसमें शत्रु देश का नागरिक हो, जिसमें सदस्यों की संख्या 50 से ज़्यादा हो, तो ये सब साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाएगी। तो ये इसलिए थे आपके साझेदारी के प्रकार। इनको अपन डिटेल में आगामी क्लास में और पढ़ेंगे। वास्तव में ये जितने भी मैं आप साझेदारी के प्रकार हैं, ये सब एक साझेदारी में होते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि आपने 2 महीने के लिए परचून की दुकान की, तो ये साझेदारी कैसी साझेदारी, देखो 2 महीने की परचून की दुकान आप 3 सदस्य मिलकर के करते हैं, तो ये वैध साझेदारी है, बिल्कुल। 2 महीने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी साझेदारी कैसी है, निश्चितकालीन साझेदारी है। और ये आपकी दायित्व इसमें आपका कैसा है, सीधी सी बात है, अगर साझेदारी में सामान्य साझेदारी में दायित्व हमेशा क्या होता है, एक सीमित होता है, तो ये आपके एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी है। तो यानी कि तकरीबन जो साझेदारी के प्रकार हैं वो एक साझेदारी में सभी प्रकार पाए जाते हैं। तो आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, आप निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे और रफ रजिस्टर में अपने लिख भी रहेंगे। इसके अलावा आप इनको याद भी कर रहे होंगे। तो धन्यवाद।